नमस्कार, मैं तनवीर खान एक नए अध्याय के साथ आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे श्री वीरेंद्र डंगवाल द्वारा लिखित कविता तो। इससे पहले कि हम पाठ का आरंभ करें, आइए जानते हैं कवि का परिचय तथा पाठ की पृष्ठभूमि। वीरेंद्र डंगवाल 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में जन्मे वीरेंद्र डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और वीरेंद्र दृश्य वीरेंद्र की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती रही है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। वीरेंद्र के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार तथा दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेंद्र डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। तो ये था कवि का जीवन परिचय, संक्षिप्त सा जीवन परिचय। और अब हम बढ़ते हैं पाठ प्रवेश की ओर। आइए हम देखते हैं कि पाठ में क्या कहा गया है। उससे पहले हम पाठ की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वो जो हमें ये बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कब, क्या, कहाँ, कौन सी चूक की थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वो हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने वाले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। 1857 तक हालत ये हो गई थी कि आधे से ज्यादा मातृभूमि भारत भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चली गई थी। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा अन्य कई रियासतों के राजाओं ने संगठित होकर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा। इसे ध्वस्त करने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटेन में कई तोपें मंगवाईं, जिन्होंने आग उगल उगल कर सैकड़ों भारतीय वीरों का जीवन ले लिया। उस दौर तक और उसके बाद भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कंपनी बाग नाम से मशहूर हुए। क्या चीज मशहूर हुए? जो अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए बाग थे। हालांकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत पर सीधे सीधे ब्रिटिश राजघराना राज करने लगा था। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पांव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो आइए जानते हैं कि इस पाठ की तोप किस काम में आ रही है, और बढ़ते हैं कविता की ओर, उसके भावार्थ की ओर। तो कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर थी।
उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। शब्दार्थ कंपनी बाग अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग, उसका नाम था कंपनी बाग। मुहाना यानी कि प्रवेश द्वार। धर रखी यानी संभाल कर रखी गई है। संभाल यानी देखभाल। विरासत यानी पूर्व पीढ़ियों से मिली हुई वस्तु। सैलानी यानी पर्यटक, दर्शनीय स्थलों पर घूमने वाले लोग। जबर यानी जबरदस्त, शक्तिशाली। सूरमा यानी वीर। धज्जे यानी चीथड़े यानी धज्जियां उड़ाना। व्याख्या है, कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी गई है। ये तोप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काम आई थी। इस तोप की बड़ी देखभाल की जाती है। कंपनी बाग की भी देखभाल की जाती है। इन्हें अपने पुरखों द्वारा मिली हुई धरोहर के रूप में सजाया संवारा जाता है। इस तोप को एक साल में 2 बार चमकाया जाता है। अब वो 2 बार कब कब होते हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी। हर रोज सुबह और शाम के समय बहुत से सैलानी कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब ये तोप उन सबको बताती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने जबरदस्त काम किया था और मैंने अच्छे अच्छे शूरवीरों के चीथड़े उड़ा दिए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अब ये फारिग हो तो वो उनके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे उसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन होता है उसका मुंह बंद। बहरहाल मतलब फिलहाल, या अब, या इन दिनों। फारिग मतलब खाली होना, फ्री होना, मुक्त होना। अक्सर मतलब प्रायः। गपशप यानी बातें। शैतानी यानी शरारत। दरअसल यानी वास्तव में। कवि ने इसमें बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है जो कि बहुत ही चलन में है। ऐसे उर्दू शब्द, बहुत कठिन उर्दू शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन ऐसे उर्दू शब्द हैं जो कि चलन में है, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या की ओर। कवि कहता है कि पहले यह तोप कितनी भी जबरदस्त और विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु फिलहाल यानी आजकल ये खिलौने की तरह काम आती है। इस पर बैठकर छोटे छोटे बच्चे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब बच्चे न हो तो अक्सर चिड़िया इन पर बैठकर गपशप करती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह में घुस जाते हैं। खासकर गौरैयों को इसमें बिल्कुल डर नहीं लगता। ये चिड़िया, ये गौरैये और शरारती बच्चे खेल कूद कर मानो ये बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किंतु एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। किसी समस्या का हल तोप के पास, विनाश के पास या विध्वंस के पास नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समस्या का हल विनाश कतई नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं कि छोटा सा सार समझते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि इस कविता का प्रतिपाद्य क्या होगा, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिपाद्य इस कविता का क्या है। कि तोप कविता शस्त्र शक्ति और बल पूर्वक दमन का विरोध करती है। इस कविता में ये बताया गया है कि तोपों, तीरों, तलवारों से जनता की आवाज को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जनता का विद्रोह समय आने पर बड़ी बड़ी तोपों का मुंह बंद कर देता है, बड़े बड़े अत्याचारियों को उखाड़ फेंकता है। तब ये तोपें बच्चों की खिलौने बन जाते हैं और इनकी अपनी व्यर्थता का उपहास उड़ाते हैं। यानी दुनिया इनकी
व्यर्थता का, इनकी लाचारी का, इनकी बेबसी का उपहास उड़ाती है। क्योंकि किसी ज़माने में इन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं के धज्जे उड़ाए थे और आज समय ये है कि वो समय हट गया, वो समय ख़त्म हो गया। क्योंकि जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब उसका विरोध होता है और एक दिन परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं और विनाशकारी ताकतों को मुंह की खानी पड़ती है। तो तोप उसी चीज़ का प्रतीक है और ये बताती है कि हर समय एक सा नहीं होता और अत्याचार और जुल्म किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, तो ये थी पाठ की व्याख्या और पाठ का सार। तो हम उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी आपको। और फिर हम मिलते हैं अगले नए अध्याय के साथ में। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया।